है वो जीएमओ है या नहीं है, और जीएमओ है पूरा नाम क्या होता है आप लोग बताइए, जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है, किसी को नहीं मालूम? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या होगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, है ना, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होता है। तो इसके अलावा आपको बताना है बीटी क्रॉप्स क्या है, बीटी क्रॉप्स क्या होती है बताइए। हाँ तेज बोलो। ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ये कीट से बचे रहे हैं, कोई इसी। और कोई बताना चाहेगा? बीटी क्या पूछे? बीटी क्रॉप्स क्या है? जब किसी चलिए मत आराम से जीन को निकालकर फसल के, जब किसी वांछित जीन को निकालकर फसल के अवांछित जीन की जगह पर स्थानांतरित करते हैं तो उसी को ही कहते हैं। आपने वांछित शब्द का प्रयोग करा ना? अवांछित से वांछित। हाँ, तो आपको ये बोलना है कि बीटी जो होता है, बीटी का पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस thuringiensis एक जीवाणु है, इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन्स, और यह जीन क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और शॉर्ट में उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, मतलब छोटा कम शब्द में लिख देते हैं क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन। और यह क्राई प्रोटीन क्या करता है, जब कोई क्राई प्रोटीन ये किसी के कीट के अंदर जाता है तो उसके गट में, तो उस जीन्स को वैज्ञानिकों ने क्या करा, निकाला वहां उस बैक्टीरिया से और पौधे में डाल दिया। अब पौधे में डाल दिया तो पौधे में पौधा क्या बनाने लगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाने लगा। अब उस पौधे को कोई भी कीट खाएगा तो कीट के गट में जाके ये प्रोटीन एक्टिव मोड में हो जाएगी क्षारीय माध्यम में, और वो प्रोटीन क्या करेगी, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करेगी, उसको डिसॉल्व कर देगी, कीट मर जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीट बीटी क्रॉप्स से कीट मर जाते हैं। सभी लोगों ने चार्ट खोल लिया, बहुत सारे बच्चों ने, देखिए इसमें जो है स्टैनले मिलर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, स्टैनले मिलर का सिद्धांत जो है, स्टैनले मिलर का जो सिद्धांत है इसमें क्या बताया गया है, स्टैनले मिलर के सिद्धांत में क्या बताया गया है बताइए भाई, एक लोग बताइए। जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्टैनले मिलर का दूसरा नाम, स्टैनले मिलर सिद्धांत जो दिया गया है, प्रयोग जो दिया गया है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टैनले मिलर प्रयोग का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, ओपैरिन का सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है। स्टैनले मिलर को हम लोग क्या बोलते हैं, चिनगारी विमुक्ति उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिनगारी विमुक्ति उपकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चिनगारी विमुक्ति उपकरण बोलेंगे। इसमें जो गोलबेंदी का फ्लास्क होते हैं, दो गोलबेंदी के फ्लास्क लिए जाते हैं। एक जो गोलबेंदी का बड़ा वाला फ्लास्क होता है उसमें मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है, जिसे आप रेशियो बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, उसका संबंध कितना होता है, दो। अच्छा, इसमें मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन के अलावा बड़े गोलबेंदी के फ्लास्क में कुछ होता है, वाटर वेपर होते हैं। क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं। इसमें टंगस्टन धातु के बने जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है। तो कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है, कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है, कितने वोल्ट की। अगला क्वेश्चन है आपसे, जो एमनियोसेंटेसिस यहाँ पे आप लोगों ने बना के रखा है कि गर्भाशय में भ्रूण किस प्रकार से जो है स्थित होता है ना। तो गर्भाशय की जो झिल्लियां होती हैं वो कितनी झिल्लियां होती हैं, तीन झिल्लियां होती, कितनी होती हैं, तीन झिल्लियां होती। कौन कौन सी, तेज बोलिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, क्रैम्प होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो क्यों होता है, जब निषेचन नहीं हो पाता है तब अंडाणु खराब हो जाता है, वही मतलब ब्लड वेसल्स के साथ टूटकर आता है। हाँ गुड, है ना। और जब ब्लड जो लेयर होती है, जब ब्रेकडाउन होती है तो क्रैम्प होता है, मरोड़ होती, दर्द होता है ना। ठीक, गुड। इसके बाद में आपको बताना है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड किस झिल्ली के अंदर बंद होता है, उस झिल्ली का नाम बताना है। झिल्ली, एमनियोटिक लेयर, गुड, है ना, एमनियोन झिल्ली। ठीक है, अब इसके बाद में बताइए आप लोग, जो आप पढ़े होंगे परागण, परागण क्या है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, एसिड, एसिड पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस और प्लस, लाइकेन आप जानते हैं, लाइकेन इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ
कवक और शैवाल। अच्छा, इसमें शैवाल ऊपर होता है या कवक ऊपर होता है? लाइकेन में शैवाल ऊपर क्यों होता है? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। हाँ ठीक है ना। तो इसमें अब देखो, जो लाइकेन होता है, लाइकेन यूज एज अ इंडिकेटर, है ना। किसके इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है? यूज इंडिकेटर का सूचक, ऐसे सूचक एसिड रेन के लिए, है ना, एसिड रेन के लिए, ठीक है। एसिड रेन का सूचक है। अगर मान लीजिए लाइकेन अगर वातावरण में लगा है और उस पर एसिड रेन हुई तो सबसे पहले लाइकेन सूखेगा, तो पता चल जाएगा कि वर्षा जो हुई है वो अम्लीय है या नहीं है ना। बात समझ आई? अब इसके बाद बताइए, ऐसा एक जीवाणु बताइए जो पौधों के साथ रह करके पौधों को प्रॉफिट दे रहा हो और पौधों से प्रॉफिट ले रहा हो। इस क्रिया को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं, है ना। तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम जीवाणु है, ये कौन सी फसल की जड़ों की गांठों में पाया जाता है या सहजीविता दिखाता है? उस पौधे का नाम बताना है। दलहनी। दलहनी वाली जो फसलें होती हैं उसके कुल का नाम क्या होता है? लेग्यूम, है ना, लेग्यूम कुल या लेग्यूमिनेसी कुल, है ना। ठीक है, आपको ये बताना है कि जैसे आप, अच्छा उसमें आपको बताना है सत्य और असत्य फल बताइए। सेब सत्य फल है या असत्य फल है? असत्य फल। सेब को असत्य फल क्यों कहते हैं? इसका विकास अंडाशय से होता ही नहीं है। इसका विकास कहां से होता है? थैलेमस से होता है ना। कहां से होता है? जब गूलर का जो फूल होता है, गूलर का जो फूल होता है, इसमें फूल कभी खिलता है कि नहीं खिलता? रात में खिलता है, दिन में खिलता है? रात में खिलता है। ये हम लोगों की दादा दादी लोग बताते हैं कि रात में खिलता है बेटा, 12 बजे रात में जाना, जंगल में तुमको मिलेगा, मिल गया तो बहुत सारा पैसा होगा, है ना, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्लास 12th में हो, आप लोग क्लास 12th में पढ़ते हो और क्लास 12th का मतलब जानते हो? इंटरमीडिएट। पहले के लोग इंटरमीडिएट पढ़ लेते तो बढ़िया एमबीबीएस डॉक्टर, जैसा सरकार कहती है भैया तुम चलो सरकारी नौकरी कर लो, तुम बढ़िया डॉक्टर बन गए, है ना। इंटरमीडिएट का मतलब छोटा काम नहीं है। तो आगे चल करके आप अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को ये ना बताएं कि गूलर का फूल रात में 12 बजे निकलता है, मिल गया तो बहुत करोड़पति बन जाओगे, है ना। कहानी सुनाई जाती है ना कि दही के मलबे में गिर गया तो दही बेचते बेचते थक गए बेचारा, उसको बहुत सारे पैसे हो गए, दही खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, गूलर का फूल दिन में ही निकलता है, लेकिन दिखता इसलिए नहीं कि जितना फिग होता है, अंजीर जानते हैं, अंजीर और गूलर दोनों में हाई पैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। हाई पैंथोडियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो ऐसा पुष्पक्रम होता है जो पुष्प के फल के अंदर ही रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो पकी हुई गूलर होती है उसमें लोग कहते हैं कि भुनगे जो होंगे उनको खाओगे तो आंखें तेज हो जाएंगे, है ना। वो परागण कराने के लिए जाते हैं। कीटों के द्वारा जो होने वाला परागण उसको क्या कहते हैं? कीट परागण। अब भैया मान लो आप बच्चा वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है, पेपर जिसने बनाया वो चेक करना चाहता है कि बच्चे ने पढ़ा सही से कि नहीं पढ़ा। अब उसने कीट परागण दिखाया ही नहीं, उसने दिखाया एनिमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, कौन सा टिक करोगे? कौन सा दिखाएं? एंटीमोफिली दिखाएंगे, हाइड्रोफिली दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बेटा? कैरेक्टरफिली दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बताइए, क्या बताएंगे? हाइड्रोफिली तो पानी होता है, पानी द्वारा परागण। हमने कीट द्वारा। अच्छा, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? चमगादड़ कीट है बेटा? पक्षी है? कैरेक्टरफिली कहते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, ये एक ऐसा जमीकंद होता है, जमीकंद मिट्टी में उसको खोद के सब्जी बनाते हैं, उसमें घोंघे के द्वारा परागण होता है। घोंघे के द्वारा परागण होता है तो उस परागण को हम लोग क्या कहते हैं? मैलिकोफिली। क्या कहते हैं? एक लास्ट क्वेश्चन परागण से है कि जो कमल होता है, कमल जानते हैं, लोटस, पानी में होता है, कीचड़ में होता है, तालाब में होता है। तो इसमें परागण कीट द्वारा होगा, वायु द्वारा होगा, जल द्वारा होगा। आप आंख बंद करके बोलेंगे सर जल द्वारा होगा, यही बोलेंगे, बट इट इज फुली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कमल तो जल में उगता है। आप बोलेंगे सर जल द्वारा परागण होगा, जल द्वारा परागण कमल में नहीं होता है। ठीक है, बात समझ आई? परागण चैप्टर यहीं पे कंप्लीट। चलिए, ये आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, इसमें आप ये दो लेंस है हमारे, एक ये, दूसरा ये मेन, ठीक है, और भी लेंस है इसमें। इसमें आपको बताना है ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है? ये वाला या ये वाला? अरे आधे लोग ये वाला बोल दो, आधे लोग सब लोग नीचे वाला बोल रहे। चलो भाई, गुड लक है भाई, सबका सही आंसर है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस यही, क्योंकि स्लाइड आप यही रखते हैं, ऑब्जेक्ट यही रखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे आग लगा के देखते हो तो आई लेंस। क्लियर हुआ?
ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप आज तक तुम लोगों से बात किया? माइक्रोस्कोप ने, माइक्रोस्कोप से आप लोगों ने बात किया? नहीं किया? अच्छा, बोलती तो है। माइक्रोस्कोप को जब सेट करते हो तो माइक्रोस्कोप बोलती है कि सेट है, आई एम सेट। नो सर। देखो जब इसको रोटेट करोगे तो माइक्रोस्कोप बोलेगी, बोली कि बोली तो रही, बता रही अब मत घुमाओ, मैं सेट हो चुकी हूं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इससे आप क्या करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं इससे, फाइन एडजस्ट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे पर्दा लगा होता है, ये देखिए अब टूटा हुआ है क्या, इसमें एक पर्दा लगा होता है। ठीक है, इस भाग को बताइए, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं, बोलो भाई, इसको इसको क्या बोलेंगे? वो 26 जनवरी में रिपब्लिक डे पे तुम लोग प्रोग्राम वगैरह किए थे? नहीं किए? अच्छा, मेला वगैरह देखने आता हो गांव में जो होता है, वो स्टेज बनता है कि नहीं बनता? वहां पे लोग खड़े होते हैं, तो यहाँ पे स्लाइड को खड़ी करते हो, स्लाइड को रखते हो कि नहीं रखते हो? स्टेज है, हाँ स्टेज है। ठीक है, क्या है? स्टेज है। ठीक है भाई, मोस्टली बच्चों ने बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है, जिन बच्चों ने द्विलिंगी पुष्प बनाया है उनसे क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन आता है वो आंसर बोल देगा। ठीक है, और तेज बोलिएगा। तो आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्प में द्विलिंगी पुष्प को द्विलिंगी पुष्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग पुष्प में होते हैं। अलग अलग पुष्पों में, अगर अलग अलग पुष्पों में नर अलग और मादा अलग पुष्प पे होगा तो उस पुष्प को हम एकलिंगी बोलेंगे, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही पुष्प पे हो तो उसे हम द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। अब पुष्प का जो नर जननांग है उसका नाम बताइए। पुंकेसर। तेज बोलना है ना, डरना नहीं भाई। तुम्हारे देखो दो टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं तो अकेले हूँ, है ना, डरना नहीं। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प में जो नर होता है वो क्या होगा? पुंकेसर, है ना। और नर जनन कोशिका का नाम क्या होगा? नर जनन कोशिका का नाम परागकण। क्या होगा? परागकण। एक मैं क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, जैसे आप लोगों के हथेली में ये स्किन है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं, इसमें 46 गुणसूत्र हैं। तो अब दूसरे हाथ की हथेली में, या मैं कह दूं ब्लड में, ब्लड की एक सेल में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 ही होंगे, है ना। और अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होंगे? मादा के अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 नहीं होंगे बेटा, मादा के अंडाणु में हाफ होंगे, एन फॉर्म में होंगे, यानी कि 23, है ना। कितने होंगे? जैसे कोई एक पौधा है, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधे की पत्ती में, एक पौधे की पत्ती में 60 गुणसूत्र हैं, 60 गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो उसकी जड़ में कितने गुणसूत्र होंगे? उसकी जड़ में कितने गुणसूत्र होंगे? 60। बोलो 60। कितने होंगे? 60। अब उसका जो परागकण है, जो परागकण है जिसको हम लोग पोलन ग्रैंड कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या बताओ। 30 होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने होंगे? 30 होंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? कीट परागण कहेंगे। लेकिन मैंने ये तो कह दिया कि कीट के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण, तो सिंपल है। इसको आप क्या कहेंगे? एनोमोफिली कहेंगे, एंडोमोफिली कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे, क्या कहेंगे? आर्निथोफिली, पक्षी द्वारा परागण को हम लोग आर्निथोफिली कहते हैं, है ना। कीट के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीमोफिली कहते हैं। और वायु के द्वारा होने वाले परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? तेज बोलना, नहीं तो फिर मैं नहीं जानता, हम लोग समझेंगे, तुमने बोला ही नहीं है ना। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे? अच्छा, चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? कैरेप्टोफिली, है ना। क्या बोलेंगे? कैरेप्टोफिली। अच्छा, एक जो सकरफिश होती है, सकरफिश, चूसक मछली, वो किसके साथ रहती है? सकरफिश किसके साथ रहती है? नहीं, सकरफिश पायलट फिश खुद दूसरे के साथ रहती है। पायलट फिश, बड़ा अच्छा नाम बताया तुमने, पायलट फिश। इसके बाद में पूछने वाला ही था। सकरफिश और पायलट फिश दोनों ही शार्क मछली के साथ चिपक के चलती है ना। क्यों चिपकती है बताइए? शार्क मछली को लाभ होता है। हाँ, शार्क मछली से लाभ होता है ना। शार्क मछली से लाभ होता है। क्या होता है? जैसे देखो, अगर
शार्क मछली बहुत बड़ी है, और सकर फिश और पायलट फिश दोनों क्या है? पायलट फिश चलती है शार्क फिश के पीछे पीछे, पायलट मतलब बहुत तेजी के साथ, तो पीछे पीछे चलेगी, और सकर फिश चिपक के चलती है ना। तो जो शार्क मछली जब भोजन को दबोचती है तो चिथड़े उड़ते हैं, तो पायलट फिश और सकर फिश निकल गए, दोनों अपना भोजन खा लेती है, भोजन मिल गया। और दूसरी शार्क फिश जो चलती है तो समुद्र में हलचल, तो दूसरे जो खतरनाक प्राणी होते हैं वो भग जाते हैं, और पायलट फिश और सकर फिश को क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन मिल जाती है। समझ में आया? सहजीविता, राइजोबियम लेग्यूमिनोसम सरम जो है जीवाणु है, ये जीवाणु हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? कैसे लाभदायक है? हाँ वेरी गुड। कितना रोल नंबर तुम्हारा? 957। ज्योति पटेल, ठीक है, गुड। अनुवांशिकी का जनक किसको कहते हैं? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जनक, सर ग्रेगर जॉन मेंडल के पिता का नाम क्या था? सर ग्रेगर जॉन मेंडल के पिता का नाम क्या था? एंटोन मेंडल। क्या नाम था? एंटोन मेंडल। ये पेशे से क्या थे? चर्च के पादरी थे। पेशे से क्या थे? चर्च के पादरी थे ना। अच्छा, इनके पिता क्या थे? क्या थे? वैज्ञानिक थे। इनके पिता वैज्ञानिक नहीं थे, क्या थे बताओ? कुछ लोग माली बोल दो, कुछ लोग किसान बोल दो, कुछ लोग चपरासी बोल दो, कुछ लोग मास्टर बोल दो, कुछ लोग वैज्ञानिक बोल दो, सब किसी न किसी का सही हो जाएगा। बताओ, किसान बता दिया और आपको मिल गया माली, बोलोगे सर जी आए थे बाराबंकी से, हमको गलत बता गए, हमको कंफ्यूज करा दिए, है ना। मुझको तुम लोग मन में बहुत भला बुरा कहोगे, तो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए बता दूं कि वो पेशे से किसान थे लेकिन फूलों की खेती करते थे, तो इसीलिए कहीं कहीं बुक में किसान भी लिखा है और कहीं कहीं माली भी लिखा हुआ है। समझ में आता है? अच्छा, उन्होंने एक पत्रिका छपवाई थी, उस पत्रिका का नाम क्या था? बड़ा लंबा सा नाम है, मैं थोड़ा सा बताता रहूं। द एनुअल प्रोसीडिंग्स। अब इसके आगे बताओ पत्रिका का नाम। नहीं मालूम? पढ़ते नहीं बच्चों तुम लोग भाई, है ना? पढ़ते हो? टीचर बैठे तुम्हारे, जोर मत बोलना। पढ़ते नहीं हो ना? पढ़ते हो तो बताओ। अच्छा, मेंडल असफल क्यों हुए? मेंडल असफल क्यों हुए? मेंडल की सफलता का कारण क्या था? मेंडल की सफलता का क्या कारण था? क्योंकि सर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो, और जो एक्सपेरिमेंट था वो दूसरे वैज्ञानिक को समझ में नहीं आया था, इसीलिए वो। हाँ सही है, लेकिन अगर हम पूछे क्यों नहीं समझ में आया था तो? क्योंकि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे और जितने बायोलॉजिस्ट हैं उनको मैथ कम आती है, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट निकाले और जब सीनियर के पास ले गए तो सीनियर क्या कहते हैं? हमको मैथ नहीं आती। कहने में उनको शर्म लगती, तो उन्होंने क्या कहा कि गलत है, मतलब गणितज्ञ का होना उनकी असफलता का एक कारण था। दूसरा कारण, जिस समय ये बता रहे थे कि मटर का बीज गोल होता है, झुर्रीदार होता है, पीला होता है, हरा होता है, लंबा होता है, बौना होता है, उसी समय डार्विनवाद ने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने ये बताया कि हम लोगों के पूर्वज बंदर हैं। अब सोचो, आज अगर हम कहते हैं कि हम लोगों के पूर्वज बंदर हैं तो नो शॉकिंग, बट अगर पता ही ना हो और हमको कोई अचानक से आगे बोले कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो हम बोलेंगे तुम भाई अपने को बोलो, हमारे माता पिता को, हमारे पूर्वजों को क्यों कह रहे हो? गुस्सा आ जाएगी ना। तो उस समय जिस समय मेंडल इस पर काम करे तो उसी समय डार्विन ने ऐसा बयान दिया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो सारी मीडिया जितने भी लोग थे सब घेराव कर लिए, भाई कहाँ है डार्विन, ऐसा बयान क्यों दे दिया, अपने माता पिता को बोले। डार्विनिज्म के कारण भी असफलता का दूसरा कारण रहा। तीसरा, आज अगर हम लोगों को खांसी आ जाती, छींक आ जाए, तो हम लोग सेल्फी लेकर के इंस्टा पे, फेसबुक पे, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म उस पर डाल देते हैं। तो अमेरिका में बैठा हुआ, यानी हम अगर ऑनलाइन बात करें तो सऊदी में बैठे हुए से हम बात कर लेते हैं फेस टू फेस। पहले ऐसा नहीं था, मतलब ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की कमी के कारण भी मेंडल असफल रहे। 3 सबसे बड़े कारण है। ठीक है, मेंडल ने मटर को क्यों चुना? क्योंकि ये छोटे थे, हाँ, मतलब उद्यान में मतलब थोड़ा जगह लेते थे, इसलिए। हाँ, नहीं कही, और कम जीवन काल था, कम, है ना, कम जीवन काल था। अगर ये आम पे एक्सपेरिमेंट करते तो इन्होंने लगभग 34, सोचो 8 वर्षों तक प्रयोग करा, और ये 3 से 4 महीने में पक जाती थी। 8 चौक 32, लगभग 30 बार फसलें मान लें हम, और वही आम पे करते तो एक आम की गुठली से आम
लगने वाले पौधे तक 10 साल का पीरियड लगता, तो इनको कितने जन्म लेने पड़ते? यानी 350 साल लगते। 350 साल लगते कि नहीं लगते भाई? फिर उनको जन्म कितने लेने पड़ते? 4-5। कुछ भी पढ़ते, कुछ बूढ़े होते, है ना? ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, जाइए। हाँ, डीएनए का प्रमुख कार्य जो है वो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का होता है, और इसीलिए डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। अच्छा, डीएनए के अलावा क्या कोई और भी है ऐसा पदार्थ जिसे हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं? कौन सा? जीन। अच्छा, जीन तो डीएनए का भाग ही है बेटा। आरएनए जो हमें पाया जाता है, लेकिन हमें अनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करता है। कुछ विषाणुओं तथा कुछ बैक्टीरिया में, कुछ जीवाणुओं में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं? आप बताइए जल्दी से। हरित लवक में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड हरित लवक में नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड कहाँ होंगे? जीवाणु में होंगे। प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है? अच्छा, प्लाज्मिड को जब काटते हैं तो कौन से एंजाइम की मदद से काटते हैं? नहीं, लाइगेज से जो जोड़ते हैं। लाइगेज से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? आर्बर स्मिथ का नाम सुना है? उन्होंने बनाया था भाई। और 1970 के 72 में ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 70 में क्या बना था पता है? रिकॉम्बिनेंट वो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज हुई थी, है ना? ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों ने जैसे क्या बनाया भाई? बायोगैस बनाया। बायोगैस का उपयोग क्या होता है? अच्छा, रसोई घर में क्या करोगे इसका उपयोग करके? खाना बनाओगे। अच्छा, खाना बना लेते हो सब लोग? अच्छा, खाना बना लेते हो सभी लोग? तो जरा सा मेरे लिए अभी आप लोग जो है बैठे बैठे 5 मिनट में बन जाएगा। थोड़ा सा इतना सा चावल मुझे बना के दिखाइए, अभी यही बना के दिखाइए। चावल बना के दिखाइए। नहीं बन पाएगा क्योंकि हम लोग बना ही नहीं पाते हैं। हम लोग तो पकाते हैं, है ना? हम लोग बना नहीं पाते हैं, हम लोग पकाते हैं। बनाता कौन है? पौधे बनाते हैं। इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन है कि उत्पादक किसे कहते? माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना? अच्छा, इसमें एक ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में ऐसा क्या होता है कि वो जाके अंडाणु कोशिका को भेद देता है, डिसॉल्व कर देता है। हाँ, तो क्या करता है? डिसॉल्व खोल देता है, जिससे कि जो इसका हेड पोर्शन है जी, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल कह लीजिए, वो अंदर चला जाता है। बाकी जितना नेक्स्ट सेल पूरा बाहर रह जाता है ना? और इसमें एक हार्मोन्स होता है जिसको हम फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं, है ना? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के कारण ही स्पर्म जो है वो ओम के पास दौड़ता है। उसके बाद जैसे ही एक बार एक शुक्राणु ओम के अंदर चला जाता है, दोबारा इतनी लेयर मजबूत हो जाती है कि दूसरा कोई भी शुक्राणु इसके अंदर नहीं जा सकता है। एक स्पर्म एक ओम को फ्यूज करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, निषेचन कहते हैं। जब कोई भी स्पर्म एक ओम को फ्यूज करता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, है ना? अच्छा, आप पिरामिड पढ़े होंगे। पिरामिड, जैसे पिरामिड को कहता है तो मिस्र की याद आती है, लेकिन जब बायोलॉजी में पढ़ते हो तो उसको इकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली, मान लीजिए आप लोगों ने डीएनए बनाया, तो जितने लोग डीएनए बनाए होंगे, डीएनए से क्वेश्चन जो है अगर आपको आता है तो बोल दीजिएगा। आपने नहीं बनाया और आपको आता है आंसर तो आप बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं। अभी किसी के चार्ट से नहीं पूछते हैं, अभी ऐसे पूछते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको ये बताना है कि फ्लेवर सेवर जो टोमेटो है वो जीएमओ है या नहीं है। और जीएमओ है, पूरा नाम क्या होता है आप लोग बताइए? जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? क्या होगा? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, है ना? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होता है। तो इसके अलावा आपको बताना है बीटी क्रॉप्स क्या है। बीटी क्रॉप्स क्या होती है बताइए? हाँ, तेज बोलो। ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ये कीट से बचे रहे हैं, वही इसी। और कोई बताना चाहेगा? बीटी क्या कुछ है?
बीटी क्रॉप्स क्या है? मतलब जब किसी मतलब कि चलिए मत आराम से जब किसी अवांछित जीन को निकालकर मतलब कि फसल के जब किसी वांछित जीन को निकालकर फसल के अवांछित जीन की जगह पर स्थानांतरित करते हैं तो उसी को ही कहते हैं। आपने वांछित शब्द का प्रयोग करा ना? अवांछित से स्थान पे वांछित हाँ। को रखेंगे। तो आपको ये बोलना है कि बीटी जो होता है, बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस सुरिनजेंसिस एक जीवाणु है। इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन्स, और यह जीन क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को कहते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और शॉर्ट में उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, मतलब छोटा कम शब्द में लिख देते हैं क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन। और यह क्राई प्रोटीन क्या करता है? जब कोई क्राई प्रोटीन ये किसी के कीट के अंदर जाता है तो उसके गट में, तो उस जीन्स को वैज्ञानिकों ने क्या करा? निकाला वहां उस बैक्टीरिया से और पौधे में डाल दिया। अब पौधे में डाल दिया तो पौधे में पौधा क्या बनाने लगा? क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाने लगा। अब उस पौधे को कोई भी कीट खाएगा तो कीट के गट में जाके ये प्रोटीन एक्टिव मोड में हो जाएगी क्षारीय माध्यम में, और वो प्रोटीन क्या करेगी? ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करेगी? उसको डिसॉल्व कर देगी, कीट मर जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीट बीटी क्रॉप्स से कीट मर जाते हैं, मवेशी क्यों नहीं मरते? क्योंकि मवेशी यानी कि जैसे हम लोग हैं या मवेशी जो होते हैं, उनके भोजन का जो माध्यम पेट में होता है एसिडिक मीडियम होता है, और ये काम कहाँ पे करता है? बेसिक मीडियम में करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों पे इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसी फसलें जिनमें बीटी जीन्स डाला गया है या बीटी बैक्टीरिया से निकाल के वो जीन्स डाला गया है, वो फसलें बीटी क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, बीटी फसलें पूछा जाएगा किसके प्रति प्रतिरोधी है? सूखा है, कीट है, बाढ़ है, तो क्या बताओगे? कीट प्रतिरोधी। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल में एक जीवाणु होता है जिसे हम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कहते हैं। ये हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। कैसे? नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में बदल देता है। हाँ, यानी कि स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है और पौधे को दे देता है। पौधा उसको थैंक यू बोलने के लिए क्या करता है? जो अपना भोजन बनाता है वो जीवाणु को दे देता है, और फिर बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया ने जो मेहनत करी, पौधे ने उसको थैंक यू के रूप में भोजन दिया, और दोनों क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, है ना? तो क्या हुई? अच्छी दोस्ती हो गई, और इस अच्छी दोस्ती को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। सहजीविता, है ना? सहजीविता में क्या होता है? दोनों जीवधारी एक दूसरे को लाभान्वित करते रहे बिना किसी नुकसान के। अच्छा, एक एल्गा एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन है जिसे हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं, उसका नाम बताइए। हस्बैंड एंड वाइफ उसको नहीं कहते हैं, लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। अच्छा, लाइकेन क्या सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है? मृदा का निर्माण करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। ठीक है, करा सकता है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आप और वापस आएंगे और आपको ये बताना है कि जो इंटरेस्ट ऑफ जीन और डिजायर जीन जो होता है वो क्या होता है? हाँ, जो हम चाहते हैं, है ना? जो हम चाहते हैं और वो डालना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो वो हमारा इंटरेस्ट जीन है। और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको हम बोलेंगे अवांछनीय, अनवांटेड, है ना? अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जब किसी प्लाज्मिड में मतलब कि जब किसी अवांछित जीन को हटाकर वांछित जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं तो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? अच्छा, मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहते हैं? और मॉलिक्यूलर सीजर और नाइफ उसी को। अच्छा, जो डीएनए है, डीएनए का काम क्या है? ले जाता है। अच्छा, इसके अलावा बताइए, जो ऐसा कौन सा विषाणु है जो हमको लाभ पहुंचाता है? क्योंकि जीवाणु तो खैर लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन विषाणु भी है जो हमें लाभ पहुंचाता है। तो कौन सा विषाणु जो हमें लाभ पहुंचाता है? हाँ, बैक्टीरियोफेज। वेरी गुड, है ना? कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। कहाँ पाया जाता है? गंगा जल में पाया जाता है। भाई, ये क्यों हमारे लिए लाभदायक है? क्योंकि हानिकारक जीवाणुओं को खा जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को खा जाता है। ठीक है, और हानिकारक जीवाणुओं को खा जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लाभदायक जीवाणुओं को खाएगा नहीं, हमारी सेल को कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो जीवाणु भोजी विषाणु, इसीलिए इसको कहा गया जीवाणु भोजी, जीवाणु का भोजन करने वाला विषाणु। ठीक है, उड़ती हुई मिसाइल को देखे हो कभी? वैसे ही रहता है ना? चलिए, कुछ बच्चों ने स्टैनले मिलर का सिद्धांत बनाया है, स्टैनले मिलर का प्रयोग बनाया है। स्टैनले मिलर प्रयोग का दूसरा नाम क्या है?
स्टेनली मिलर प्रयोग जो है, एक्सपेरिमेंट है, इसका दूसरा नाम क्या है? चिंगारी विमुक्ति उपकरण। क्या कहते हैं? चिंगारी विमुक्ति उपकरण। क्योंकि वायुमंडल में जैसे आसमान में बिजली चमकती थी, उसी तरह से इन्होंने प्रयोगशाला में बिजली को चमकाया और स्पार्क बम्बार्डमेंट कराया, तो इसीलिए इसको चिंगारी विमुक्त उपकरण कहते हैं। जो टंगस्टन धातु के बने जो इलेक्ट्रोड थे, कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई थी? आज जाके पढ़ना है इसको, ठीक है? पढ़ोगे? चलिए, उसके बाद बताइए, इसमें मेथेन अमोनिया जो हाइड्रोजन था उसका अनुपात क्या था? हाँ, इसके अलावा अपने शुक्राणु कुछ बच्चों ने बनाया है। शुक्राणु नर जनन कोशिका है या मादा जनन कोशिका है? शुक्राणु का निर्माण किस ट्यूब में होता है? फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में होती है। हाँ, शुक्र जनन नलिकाओं। अच्छा, शुक्र जनन नलिका में कौन सी सेल जो है, कौन सी सेल से शुक्राणु बनते हैं? जर्माइनल सेल से, ठीक है? और जर्माइनल सेल से शुक्राणु बन गए और शुक्राणु को चाहिए भोजन, तो कौन सी कोशिकाओं से भोजन मिलेगा? सर्टोली कोशिकाओं से, ठीक है? इसके अलावा कुछ बच्चों ने पुष्प का बनाया है ना? कुछ बच्चों ने पुष्प का बनाया है। तो पुष्प में निषेचन जो होता है, पुष्प में जो निषेचन होता है, निषेचन किसे कहते हैं? जब पुष्प के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे ये कहते हैं निषेचन। तो ये निषेचन क्या है? जब जो अंडाणु में जो होता है, जब जो एक मादा युग्म के साथ संलयित होता है तो इसे वास्तविक निषेचन कहते हैं। फिर एक दूसरा ध्रुवी केंद्रक आकर नर युग्म से संलयित होता है तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इसके द्वारा जो ग्लूकोज बनता है वो त्रिगुणित होता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, मूंगफली खाया कभी? कितने बच्चों ने खाया मूंगफली? सभी खाया। अच्छा, मूंगफली में एक छोटा सा पौधा जैसा कुछ निकलता है, देखिए, उसको भ्रूण कहोगे कि भ्रूणपोष कहोगे कि भ्रूणकोष कहोगे? उसको भ्रूण कहोगे ना? तो उसमें गुणसूत्र कितना होता है? 2n होगा, 3n होगा या n होगा? 2n होगा। और जो मूंगफली में दालें होती ना, मूंगफली में दालें, वो भ्रूणकोष है या भ्रूणपोष है? भ्रूणपोष, यानी छोटा सा पौधा उसी से भोजन लेगा, तो उसमें गुणसूत्र कितना होता है? 2n होगा, n होगा या 3n होगा? 3n होगा। बहुत सही। तो फिर भ्रूण कोष कहाँ है? जो उसके ऊपर पतली सी पन्नी झिल्ली चढ़ी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो बताओ। बायोगैस। बायोगैस मैंने पूछा था, शायद नहीं पूछा था। अच्छा, नहीं पूछे, चलो पूछ लेते हैं। बायोगैस का उपयोग बताइए। इससे मतलब खाना बनाने के लिए और घरों में रोशनी। अच्छा, बायोगैस बनाने के लिए जो उसमें क्या क्या आप मिलाएंगे? गोबर और पानी। गोबर और तो जो बायोगैस बनती है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं? मुख्य रूप से इसमें गोबर और जल होते हैं। नहीं, कौन कौन सी बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? गैसें